गदर। ये एक और चित्र है दोस्तों। हाँ, यह सचमुच मजाक नहीं था। किस्सा दरअसल यूं हुआ था कि अंतरिक्ष में मिली ग्रह के वासियों को थार ग्रह पर एक बार फिर हमला किया और थार ग्रह ने अपना राज्य कायम कर कर दिया। वहीं उन्हें मिला जीको का कार्बन काफी यानी जीको 2, परंतु वो उसे असली जीको समझ रहे थे। और मैं कितनी बार कहूँ, मैं जीको नहीं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम पृथ्वीवासी हो। जान बचाने के लिए जीको तुम ही जीको हो, जिसकी वजह से हम पिछली बार थार ग्रह से वापस लौट गए और खाली हाथ। बहुत किस्मत वाले थे कि जीको ने तुम्हें वापस आने दिया, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। जीको की कार्बन कॉपी। अगले ही क्षण जीको 2 ने मिल मिल्की सैनिकों ने पकड़ लिया। तुम्हें यह जरूरत पृथ्वीवासी, तुम्हारी यह हरकत का बदला पूरी पृथ्वी से लिया जाएगा। वहां के लोगों को वो हाल किया जाएगा कि तराई तराई कर उठेंगे। ले जाओ और इसे कैद खाने में डाल दो। एक बार फिर सोच लो सोलान, अभी भी वक्त है। कुछ देर बाद मिल्की ग्रह की सेना अधिकारी सोलान के बुलावे पर एक मंत्रणा कक्ष में इकट्ठे हुए। हम अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। हम पृथ्वी पर जाएंगे, वहां पृथ्वी को जीत कर अपराधियों का राज कायम करेंगे। सारी दुनिया पर अपराधी राज करेंगे और उन अपराधियों पर हम। परंतु पृथ्वी तो यहाँ से बहुत दूर है माहिम। इतनी दूर फार्स ले जाना संभव है? क्या आपके पास कोई योजना है तो बताइए, हमें क्या करना होगा। हमें अपने बदले के लिए जीको को ही इस्तेमाल करेंगे। पहले हम जीको को डमी बनाएंगे, फिर उसे मस्तिष्क में वही बातें भरेंगे जो हम करवाना चाहते हैं। मेरी योजना के अनुसार हम यहाँ से सिर्फ 4 लड़ाकू शटल पृथ्वी पर भेजेंगे, जिससे सेनापति कंपोज, कमांडर लैंसर और जीको के अलावा लगभग 300 अन्य सैनिक होंगे। सूचना के अनुसार पृथ्वी बहुत अपराध होते हैं। हम वहां अपराधियों को लालच देकर एक बड़ी सेना का गठन करेंगे जो पृथ्वी पर हमारे राज्य कायम करवाने में हमारी सहायता करेगी। और फिर एलान सोलान अपनी योजना उन्हें बताता चला गया। ठीक है माहिम, हम योजना पर आज से ही काम शुरू कर देंगे। पूरी पृथ्वी तैयारी करके, मैं अधिक समय नहीं लगेगा। ठीक है सेनापति कंपोज, पूरी तैयारी होते ही मुझे खबर करना। योजना पर तेजी से काम हो शुरू हो गया। पहले जीको 2 के दिमाग का ऑपरेशन करके उसे सेलान का वफादार बना दिया गया और लड़ाकू स्पेस टलियन यानों के आधुनिक हथियारों के अलावा जरूरत का सभी सामान भर लिया गया था। देखो कमांडर, मेरी अनुपस्थिति में जीको तुम्हारा माहिम होगा और उसके सभी आदेश मान्य होंगे जो माहिम। और फिर मिलिट्री ग्रह के 4 बड़े यानों तेजी से पृथ्वी की तरफ आगे जा रहे थे। पृथ्वी के निकट पहुंचते ही सुनो कमांडो, हम पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं। अपने यानों को चारों ओर चमकीली किरणों का जाल बिछा दो, उन्हें अदृश्य कर दो ताकि वहां घुसते हुए कोई देख ना सके। पृथ्वी की कक्षा में घनों में घुसते ही अनुसंधान केंद्रों में बैठे वैज्ञानिक चौंक पड़े। देखो प्रोफेसर, रेडार किसी यान या उल्का पृथ्वी पर दर्शा रहा है। वो तो है, मैं देख रहा हूँ मिस्टर गोल्डन कार, परंतु टीवी स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा। और फिर चारों अदृश्य यान उत्तरी अमेरिका के नजदीक एक बड़े द्वीप पर, जिसका नाम बोकासाना द्वीप था। यान धरती के छूते ही फिर नजर आने लगे। कमांडर, अब हमें गड्ढा करके उसमें लेजर बीम फेंकनी शुरू करनी करो। तभी चारों से बिजली की यानों से निकलने वाली रोशनी जमीन की में गड्ढा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यान जमीन में के अंदर समाने लगे। सेनापति कंपोज,
अब चारों यानों को जोड़कर दो ताकि अड्डा की इमारत बन सके। अगले ही पल जमीन के नीचे मिट्टी काटते हुए यानों ने एक दूसरे से जुड़ गए और देखते ही देखते अंडरग्राउंड एक अच्छी खासी इमारत बन गई। कमांडर, आपको याद होगा कि यहाँ आते हमारा काम अपनी स्थिति का जायजा लेना है, ताकि हम कहाँ हैं और आसपास क्या है। जी माहिम, मुझे याद है। मैं अभी एक हेलीकॉप्टर से जाकर पता लगाता हूँ। कमांडर लेंसर हेलीकॉप्टर से स्थिति निरीक्षण करने के लिए निकल चुका था। उधर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन सिटी में एक छोटे से रेस्तरां में दो आदमी चुपचाप एक प्रिंट रच रहे थे। तुम समझ क्यों नहीं रहे कैल्ट्रोन? अगर सच्चाई खुल गई तो हम दोनों मारे जाएंगे। सच्चाई खुलने का कोई खतरा नहीं है स्ट्राक, क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू जंगारू से मिलती है। एक बार फिर सोच लो, मैं तो अच्छा हुआ मैं सब कुछ सोच लिया स्ट्राक। यहाँ तक कि जंगारू जैसी बुलेट प्रूफ ड्रेस भी तैयार करवा ली है, और अब तुम वो ड्रेस पहनकर अपराधियों से मिलोगे और कोई वह नहीं कह पाएगा तुम जंगारू नहीं हो। परंतु यदि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो सवाल ही नहीं उठता। जंगारू अपराधियों के लिए यमराज की तरह है। जब भी किसी अपराधी के सामने होता तो अपनी मौत सामने सामने दिखाई देती है, और शायद मौत को मारने की हिम्मत कोई आदमी नहीं कर सकता। और तब जब भी जंगारू के रूप में आए, किंतु क्या कल्ट्रोन? सिर्फ एक ही समस्या है कि उससे उड़ने की। तुम जंगारू की तरह उड़ नहीं सकते। फिर भी अगर तुम चिंता मत करो, उसकी जरूरत मैं पड़ने ही नहीं दूंगा। कंट्रोल और स्ट्राक की योजना के अनुसार एक पत्र भेजा बड़े बड़े माफिया गैंग चीफ को। ओह, मुझे विश्वास नहीं होता। क्या बात है चीफ? हाँ अल्ट्रा, ये पत्र जंगारू का है। उसने लिखा है यदि हम हर सौदे में कमीशन भेजे तो हमारा रास्ता नहीं काटेगा। असंभव चीफ, ऐसा ही हो ही नहीं सकता। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, परंतु मैं अपनी पहली कमीशन लेने मैं खुद जाने को तैयार हूँ। अगर ऐसा सच है तो चीफ, यह तो जुर्म की दुनिया के लिए कैसा होगा जैसे ऑक्सीजन की कमी, मरते हुए आदमी अचानक ऑक्सीजन मिल जाए। और अगर ये झूठ हुआ तो यह पत्र भेजने वाले को ऐसी सजा दूंगा कि कोई ऐसा मजाक करने की हिम्मत नहीं करे। ऐसे पत्र कई अपराधियों गैंग लीडर्स को मिले। सभी खुशी में नकली जंगारू की शर्त मानने को तैयार हो गए और फिर निर्धारित समय पर ब्रीफकेस में रकम लेकर एक बड़े 5 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। तुमने तो गजब कर दिया जंगारू। हाँ जंगारू, सिर्फ हमें अपना काम करने दो। हम तुम्हें कोई कमी नहीं होने देंगे। यदि तुम मेरे गैंग में शामिल होना चाहो तो हम तुम्हें आधे हिस्से में पार्टनरशिप बनाने को तैयार हैं। मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। मैं जब सोचूंगा तुम्हें बता दूंगा। और सभी अपराधी के जाते ही अल्बर्ट पहुंचा। हुर्रे, हम एक दिन में $1.5 करोड़ कमाए। परंतु खबर कितने दिन छिपती है? आखिर एक बार वालों दुनिया को पता लग गया कि जंगारू अपराधियों से मिल गया है। ये खबर उड़ते उड़ते भारत पहुंची और अखबारों में छप गई। ओह, मैं यहाँ हूँ और फिर अमेरिका में कौन मेरा रूप बदल कर यह सब कर रहा है? जंगारू मिलकर अपराधियों में कहर बरपाया और फिर जंगारू उड़ चला अमेरिका की तरफ। कुछ भी हो, मुझे पता लगाना होगा। सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। उधर कमांडर लेजर सारी स्थिति से जायजा लेकर वापस अपने अड्डे पर आ गया। माहिम जी को हम एक छोटे से बोकासाना नामक द्वीप पर हैं। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक छोटी सी बस्ती है जहाँ करीब 10,000 लोगों की आबादी है। बाकी इलाका वीरान पड़ा है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। सबसे पहले हमें उस बस्ती को खाली करवाने होगा ताकि उस द्वीप पर हमारा आपराधिक हो। सेनापति कंपोज, हमले की तैयारी करो। और अगली सुबह जैसे ही
बोकासा द्वीप में कयामत लेकर आई। मिक्की ग्रह निवासियों उन पर अचानक हमला बोल दिया। उप इन पर गोलाबारी असर नहीं क्या होता। हे भगवान, ये कौन लोग हैं? और कुछ ही देर में वहां भारी संख्या में लाशों लग गई और लोग बचे भागने के लिए। सेनापति कंपोज, अब ये इलाका हमारा है, सिर्फ हमारा। हाँ कमांडर, अब ये जगह हम अपने मनमाने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और फिर वापस आकर ठिकाने पर पहुंच गए जहां जी को सेकंड उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सब काम ठीक ठाक हो गया? हाँ माहिम, क्या तुमने कुछ पता लगाया कि आसपास के बारे में? जी हाँ, द्वीप के करीब 200 किलोमीटर दूर अमेरिका नामक एक देश है जो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। और मैंने पृथ्वीवासियों को का गुणगान करने के लिए नहीं कहा। कमांडर, जितना पूछा गया उतना बताओ। आई एम सॉरी माहिम। तो फिर अमेरिका नाम का सर्वशक्तिमान देश क्यों ना शुरुआत उसी से की जाए, जैसी आपकी आज्ञा माहिम। और कमांडर अपना काम पूरा हो गया। सदियों में एक सुहानी सुबह लोग ठंड के मारे बिस्तर में दुबके हुए थे। अचानक ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पुलिस हरकत में आ गई और सारा देश पुलिस के सायरनों से गूंज उठा। बात कुछ ऐसी थी कि क्योंकि सभी मुख्य शहरों और सड़क इमारतों की छतों पर एक अजीब किस्म की पर्ची से से भरी पड़ी थी, जिन पर विज्ञापन की सूरत में एक संदेश लिखा था जो इस प्रकार था: जरूरत है सातिर अपराधियों की, सारी पृथ्वी पर राज करने के लिए। बदले में मिलेगा पृथ्वी का मनचाहा स्थान, 500 वर्ग किलोमीटर का राज्य, संख्या अधिक से अधिक स्थापित, अर्थात कोई सीमा नहीं। इच्छुक अपराधी 15 दिन के भीतर बोकासाना द्वीप पर पहुंचे और पर्चे भेजने वाले का नाम लिखा था जी को इन दिनों न्यूयॉर्क के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। उसे भी पर्चा पड़ा। वो ये मेरे नाम का कौन सा अपराधी को इकट्ठा कर रहा है? सभी को मालूम था कि जी को न्यूयॉर्क में एक आलीशान होटल रिच में ठहरा हुआ है। तभी वहां पुलिस पहुंची। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जी को। ओह, जी को अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन किंतु ऑफिसर ने उसकी एक ना सुनी। आपको जो कहना अदालत में कहिएगा। देखो ऑफिसर, अगर आप मुझे पकड़कर शांति से बैठ जाएंगे तो अपराधी अपना काम आसानी से कर लेगा। जब हमारी कैद में होंगे तो काम कौन करेगा? वो आदमी जिसने पर्चे डलवाए हैं। मगर पर्चे तो तुमने डलवाए हैं। खैर, इसका फैसला तो बाद में होगा। ओह नहीं ऑफिसर, आप मुझे इस तरह नहीं ले जा सकते। हे है देखो, कोई मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम बच नहीं सकते। जी को रिवॉल्वर फेंक दो, वरना जो तुम करने जा रहे हो उसे रोकने के लिए हम एक पुलिस ऑफिसर की जान की परवाह नहीं करेंगे। ओह, कुछ अपराधियों की नजर उन पर पड़ी। सालार, वो देखो, जी को पुलिस अब पकड़ कर ले जा रहा है। जी को अपराध जगत में प्रवेश कर चुका है और अब वह सभी अपराधियों पर राज कायम करना चाहता है, और अपराधी होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी 3 फायर हुए। दाएं फायरिंग किधर से हो रही है? ओ, यह मेरी मदद करने को ना पूछा। खैर, यही मौका है, मुझे निकल जाना चाहिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों अपराधी कुछ क्षणों के लिए धराशायी हो गए। तो हमारा शक सही निकला। जी को इन सब का पीछे। सर, वो देखो, जी को भाग रहा है। पुलिस जी को पकड़ने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा दिया, परंतु अंतरिक्ष में उड़ने वाले जी को भला जमीन पर कौन से पकड़ पाता। अतः जी को निकल ही गया। अब मुझे अपना भेष बदल कर वोसाना द्वीप पर पहुंचना चाहिए ताकि असलियत का पता लगा सकूं। उधर अपराधियों की निगाहें सरगना बुरी तरह परेशान थे। सभी पहुंचे सीधी नकली जीकू के पास। हम तो इस तरह तबाह हो जाएंगे
जंगारू, हमारे सारे आदमी हमें छोड़कर बोत्सवाना द्वीप की तरफ भाग रहे हैं। झांझी को प्रत्येक को धरती पर 500 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा देने का लालच दिया है, तो फिर क्या करें? हो सकता है तुम्हारे हो सकता है आदमी तुम्हारे कहने से नहीं रुके रहे हों। कैसे रोक सकते हो? हम तुम्हें रोकने के लिए नहीं कह रहे जंगारू। हम चाहते हैं कि बोंकासा द्वीप पर जाकर जी को और उसके अड्डे को ख़त्म कर दो, ताकि हमारे आदमी उधर जाने का ख्याल ही छोड़ दे। कर सकते हैं जंगारू, परंतु हमारे आदमी के पास हमारा साथ छोड़ चुके हैं, और तुम ही ऐसे हो जो अकेले ही इस काम को कर सकता है। घबरा मत नकली जंगारू, परंतु हिम्मत नहीं आ रही। देखिए, आप लोग का और मेरा एग्रीमेंट ये था कि आप लोग रास्ते में नहीं आऊँगा, जिसके बदले आप मुझे हर सौदे से रकम दिया करेंगे। पर आप लोगों का कोई काम करूँगा ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा था। अगर तुम हमारा कोई काम नहीं करोगे तो तुम हमारे किसी काम के नहीं, और हराम का माल पर हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अराउंड नाउ, वहाँ के वहाँ के अन्य सभी गैंगस्टर घबरा उठे, क्योंकि डर था कि गुस्से में जंगारू उनके हाथ में सभी का काम तमाम ना कर दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोनाल्ड, क्या तुम भूल गए तुम जंगारू से बात कर रहे हो? हाँ, मैं सब भूल गया। हमने इसे करोड़ों डॉलर दिए हैं, बदले में ये हमारा छोटा सा काम नहीं कर सकता। नकली जंगारू बुरी तरह घबरा उठा। इसे जाना होगा। ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ। और अरे, ये जंगारू घबराया हुआ सा क्यों लग रहा है? कल नहीं जंगारू, आज और इसी वक्त। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। सारा काम कल शाम तक पूरा कर हो जाएगा। तभी ठहरो। अब क्या हुआ जंगारू, तुम उड़ सकते हो तो फिर इस तरह खिड़की से बाहर कूदने की बजाय तुम दरवाजे के रास्ते से कमरे से बाहर क्यों नहीं जा रही? सभी चौंक पड़े। सचमुच बात में दम था। वो मामा, वो तुम इतना घबरा हुए क्यों हो जंगारू, जबकि जंगारू खुद मौत का दूसरा नाम है। नकली जंगारू समझ चुका था उसका खेल खत्म हो गया, इसलिए उसे बाहर की तरफ छलांग लगा दी। नकली जंगारू की ड्रेस बुलेट प्रूफ थी, इसलिए गोलियां उस पर असर नहीं हुआ। वह भाग निकला। वो भाग गया, इसका मतलब नकली जंगारू था। मुझे तो पहले ही शक था जंगारू अचानक अपराधी क्यों बन गया। नकली जंगारू पूरी शक्ति से भागा रहा था, परंतु हाय रे किस्मत, सड़क पर असली जंगारू टकरा गया। वो जंगारू असली असली जंगारू चौंक उठा, परंतु उसने असलियत छुपाने रखी। क्या बात है जंगारू, तुम इस तरह कदर कहाँ भागे जा रही हो? तुम्हें मतलब अपना रास्ता नापो, वरना। मतबल है बेटा, तभी तो पूछ रहा हूँ। मैं जंगारू हूँ, असली जंगारू। परंतु दो गने गैंगस्टर वहां पहुंचे और जंगारू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थैंक यू दोस्तों, अगर तुम ना पहुंचते तो ये हरामखोर भाग गया होता। वेराइट पुलिस, भागो पुलिस। अगले ही पल सभी भाग खड़े हुए। जंगारू वहां से असमंजस की स्थिति में खड़ा रह गया। मगर तुम हिले तो मारे जाओगे। जंगारू को कुछ समझा नहीं आ रहा था कि उसे पुलिस गिरफ्तार का विरोध नहीं किया, ताकि उसे मालूम था कि वह चाहे तो भाग सकता है। पर पुलिस जंगारू को ले गई तो नकली जंगारू की लाश अभी वहीं पड़ी थी। एक ऑफिसर ने जैसे ही लाश उल्ट कर देखा, अरे यह तो जंगारू है। जंगारू के मरने की खबर भारत भारत नगर आईजी टंडन के पास पहुंची। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता जंगारू इतनी आसानी से मर सकता है। उधर अमेरिका में पुलिस समुद्र में बोस बोकासा द्वीप के चारों ओर नाकाबंदी कर दी थी, ताकि कोई अपराधी उस द्वीप पर न पहुंच सके। तुम लोग को अंतिम चेतावनी दी जाती है, वापस जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेवार तुम स्वयं होगे। परंतु आकाश से कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आए और
इससे पहले कि कुछ समझ पाता उसमें फायरिंग शुरू हो गई और फायरिंग का शिकार बनी पुलिस की मोटरबोट्स। कुछ क्षण बाद अपराधी का रास्ता साफ हो गया। मोटरबोट तेजी से बोकासा द्वीप की तरफ भागी जा रही थी। उन्हीं में एक पर सवार था जी को, भेष बदले हुए। वो ये लेजर बीम के हमला कर रहे हैं। क्या पृथ्वी पर विस्मक लेजर बीम का इस्तेमाल होने लगा? बड़ी संख्या में अपराधी बोकासा द्वीप पर पहुंचे चुके थे। पुलिस की तबाही को देखते हुए केस मिलिट्री को सौंप दिया गया, परंतु 3 दिन बीत जाने पर बावजूद मिलिट्री का बोकासा द्वीप पर चिड़िया का बच्चा तक नहीं मिला। कहाँ गए सब लोग? यहाँ तो एक भी आदमी नहीं मिला। आखिर तक हार कर सीआईडी गुप्त विभाग को सौंप दिया गया। दोस्तों, मामला बहुत संगीन है। हम लोग इस केस को दुनिया भर के जासूस और अन्य जांबाजों को बुला रहे हैं। सर, क्या ये ठीक रहेगा? सीआईए जैसी संस्था इस देश से मदद मांगे? सर, मेरा भी ख्याल है कि इस मिशन में हमें खुद संभाल लेंगे। काफी बहस के बाद यह निर्णय हुआ अन्य देशों से गुप्त संस्थाओं से मदद ली जाए और एक पत्र भारत के आईजी टंडन को भी मिला। ओह, जिंगारू लापता है। मेरी समझ में नहीं आता और किस को इस मिशन पर भेजूं। सैंडो। सर, अगर आप कहें तो सैंडो से बात करें। यह सैंडो कौन है? सैंडो रेत का वह तूफान है सर, जो जहां से गुजर जाए तबाही मचा देता है। काल वह अपराध का। परंतु वो हमारा कहना क्यों मानने लगा? लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है? अगर वो मान गया तो सच सच कहता हूँ सर, सारी दुनिया अपराध जगत के लिए अकेला ही काफी है। कोई चारा न देख देश एक ऑफिसर सैंडो के पास भेजा गया। रेगिस्तानी हवा जासूसी करती है। तुरंत ही उसने आवाज सैंडो तक पहुंचा दी। ओ, ये आवाज कौन दे रहा है मुझे? और फिर रेत का वह तेज गुबार सैंडो उड़ा ले गया पुकारने वाले के पास। और कुछ ही क्षणों बाद सैंडो ऑफिसर के सामने था। कौन हो तुम और क्या मुझसे क्या क्यों पुकार रहे हो? मैं भारतीय गुप्त संस्था का एक ऑफिसर हूँ और चीफ के कहने पर तुमसे मदद मांगने आया हूँ। और फिर ऑफिसर ने अपने आने का कारण सैंडो को बताया। अमेरिका तो अपने को दुनिया का चौधरी मानता है ऑफिसर, तो इस मिशन में हमारी मदद क्यों मांग रहा है? ये सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी पृथ्वी की समस्या है सैंडो। वहाँ जाना चाहिए। सैंडो, अपना निर्णय बार बार दोहराने की आदत नहीं है ऑफिसर। बेहतर हो कि हम हो अगर तुम यहाँ से चले जाओ। ऑफिसर तो चला गया, मगर सैंडो के दिमाग में उसी बात गूंज उठी थी। ये अमेरिका की नहीं, पूरी पृथ्वी की समस्या है। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और फिर सैंडो निकल पड़ा मौत से जूझने। सैंडो को ज़्यादा लंबी दूरी रेत का गुबार पर सवार होकर पूरी करता है, क्योंकि रेत सैंडो की गुलाम है। मैं कहता हूँ, मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था ये मौत का मिशन है। सैंडो शायद डर गया। नहीं सर, सैंडो तो चलती फिरती मौत है। तो फिर जाने से इनकार क्यों कर दिया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश आज जंगारू यहाँ होता तो फिर हमें इतनी परेशानी ना होती। उधर जिंगारू की मौत की खबर ज्वालापुत्र तक पहुंची और वह निकल पड़ा जंगारू की मौत का बदला लेने अपनी मंजिल पर। मंजिल थी अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क। जंगारू और को अमेरिकन ने मारा। मैं अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अमेरिकन ने मारा। ज्वालापुत्र गुस्से से भरा हुआ था, तभी उसकी नजर आकाश मार्ग में जाते सैंडो पर पड़ी। हुआ घोड़े को उसके करीब ले आया। ए, क्या तुम अमेरिकन है? सैंडो की खामोशी ने सचमुच ज्वालापुत्र के शरीर में ज्वाला भर दी। बोलता क्यों नहीं नंगे? क्या तू अमेरिकन है? मुझे सैंडो कहते हैं। मैं खबीज खबीज अपनी जबान को लगाम दे, वरना तेरी कब्र यहीं बना दूंगा। कौन किसकी कब्र बनाता अभी पता चल जाएगा। देख कबूतर, मुझसे पंगा मत ले। मुझे अपनी अभी जाना है, वरना सैंडो युगों से धरती पर जिंदा था, लेकिन ज्वालापुत्र कई सदियों से बर्फ की कैद में रहने के कारण सभी की नजरों
नज़रों से में नहीं आया था, एक दूसरे से पूर्णतः अनपरिचित थे। और कैसी भी डरनाती धरती माँ के दो सपूत एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। लगता है इससे निपटे बिना काम नहीं चलेगा। और फिर इससे पहले आकाश में तूफान आ गया, रेत का तूफान। ज्वालापुत्र ने आंखों में रेत भर दी थी उसकी, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। सैंडो के मुंह से रेत की आंधी बह निकली। दोनों आकाश में एक दूसरे से भिड़ गए। नीचे भयानक अंटार्कटिक माठा ठाठे मार रहा था। उफ, ये क्या हो रहा है? कोई रेतीला तूफान? और बेबस हो रहा ज्वालापुत्र महायोगी सैंडो की रेत शक्ति के सामने। और कुछ देर तूफान पूरी तरह शांत हो गया। ज्वालापुत्र के मरा समझकर सैंडो आगे बढ़ गया। मर गया कबूतर चला था सैंडो से टकराने। उधर न्यूयॉर्क की जेल में। क्या नाम है तुम्हारा? जंगारू। जैसे वहां विस्फोट हो गया, एक बार फिर चौकट। जंगारू? जंगारू तो मर चुका है। सच बताओ तुम कौन हो? जंगारू हूं मैं, मेरा नाम है कोई घसियारा। वो कोई घसियारा होगा। जंगारू पुलिस की पूछताछ से तंग आ चुका था, इसलिए अपने वापस जाने का निर्णय लिया। क्या तुम कोई सबूत दे सकते हो? तुम जंगारू हो, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? अब मैं जा रहा हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तभी पुलिस ऑफिस की हरकत में आ गए। किंतु जंगारू बिजली की तेजी से फुर्ती से खिड़की के बाहर कूदा और अपने असली रूप में था। वो, ये तो सचमुच जंगारू। हमने भी क्या बेवकूफ़ी की। यह बोका साइन मिशन में हमारी काफ़ी मदद कर सकता था। आप इसे उड़ता देख कैसा कह रहे हैं ऑफिसर? आज वैज्ञानिक युग है, आदमी हवा में उड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सर? कि जंगारू मर चुका है और कोई बहरूपिया उसका रूप बदल कर हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। करीब 1 घंटे बाद ज्वालापुत्र को होश आया। मैं कहाँ हूँ और विजेता कहाँ गया? तभी उसकी नज़र पास खड़े अपने घोड़े विजेता पर पड़ी। विजेता के पास ये धूप में खड़ा अपने पांव पंख सुखा रहा था। अचानक सैंडो की याद आते ही ज्वालापुत्र गुस्से से भड़क उठा। तूने ज्वालापुत्र से टक्कर ली है सैंडो। अब तेरी जिंदगी के दिन अधिक नहीं बचे। विजेता, मुझे सैंडो के पास ले चलो। उधर जंगारू जो ही न्यूयॉर्क की सड़क पर आया, उसे चारों ओर पुलिस ने दिखाई दी। उन्होंने राह में चलते व्यक्ति को रोककर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री जी को दुनिया भर के भीतर अपराधियों के संगठन इकट्ठा करके पूरी पृथ्वी पर अपराध राज काम करना चाहता है? उस बस उसी को रोकने की तैयारी चल रही है जी को। और अपराधी ऐसा नहीं हो सकता। जी को अपराधी नहीं बन सकता। और तुम्हें विश्वास नहीं आता तो जाकर बोका बोका सादीप पर देखो। जहाँ जी को ने अपराधियों को पूरी जमात इकट्ठी कर ली है। बोका सादीप। अगले ही क्षण जिंगारू का रुख बोका सादीप की तरफ था। हे भगवान, अगर जी को जैसे मानवता के पुजारी भी अपराधी बन बैठे तो दुनिया ही नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। बोकासा द्वीप पर अपराधियों की एक बड़ी संख्या इस समय जी को सेकंड अंडरग्राउंड अड्डे पर इकट्ठी थी। मैं पृथ्वीवासी दोस्तों, मैं जी को तुमसे मुखातिब हूँ। मेरा सपना है कि पृथ्वी पर अपराधी राज्य कायम कर कर तुम लोगों को पुलिस से बचकर भागते रहने की जरूरत नहीं है। न ही कोई उल्टा वो तुम्हारी गुलामी करे, बल्कि उल्टा वो तुम्हारी गुलामी करे। हम हमने सिर्फ अमेरिका पर अपराधी इकट्ठे हुए हैं। अगले 1 सप्ताह में हम सारी दुनिया के अपराधी यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। हमारे पास आधुनिक हथियार बड़ी मात्रा में हैं और हथियार की मदद से हम 20,000 आदमी पृथ्वी को जीतने में सफल हो जाएंगे। और फिर मेरे वादे अनुसार हमारे प्रत्येक साथी को पृथ्वी पर मनचाही जगह 500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा राज करने के लिए दिया जाएगा। ओह, इससे इरादे तो सचमुच खतरनाक हैं। जी को मान की जय। उसी भीड़ में शामिल था जी को, जो
जो कमांडर से लेर सेनापति कमांडोज को देखकर चौंक उठा। ओह, ये लोग तो मिल्की ग्रह के मालूम होते हैं। कहीं ये जी को मेरी ही कार्बन कॉपी तो नहीं जो थार ग्रह पर थी। जी को अड्डे में रहकर पिछले पिछले 3 दिनों में पूरी स्थिति का जायजा ले चुका था। यानों को जोड़कर जमीन के नीचे इन लोगों ने पूरा शहर बसा रखा है। इन लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है, परंतु यहाँ पृथ्वीवासी अपराधी बड़ी तादाद में इकट्ठा कर रहे हैं। यदि इन पर काबू नहीं किया गया तो स्थिति विस्फोटजनक होगी। परंतु मैं अकेला। उधर ज्वालापुत्र जब सैंडो की तलाश में बोकासा द्वीप के पहुंचा तो उसकी नज़र उस पर पड़ी। ठहर जा सैंडो। एक बार फिर ज्वालामुखी और सैंडो में आमने सामने थे। पिछली बार तो रेत का तूफान ने बचा लिया, अब बच्चे, मगर अब कोई नहीं बचा पाएगा। तूफान आज भी आ सकता है, क्योंकि वो सैंडो का गुलाम है। यदि तू मानता है कि पिछली बार तूफान की वजह से बच गया तो यह तेरी भूल थी। तुझे मारने के लिए मुझे किसी तूफान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, तो यह जिंदा है। तो फिर शुरू हुआ मल्ल युद्ध 2 तूफानों के बीच में। आज तेरा वो हाल करूंगा, तू अपने इंसान के रूप में जन्म लेने से पछतावा होगा। ढ्यू, इसका फैसला तो अभी हो जाएगा, कौन पछताता है। धड़म। तभी ऊपर से जिंगारू गुजरा। ओह, वहां तो मल्ल युद्ध चल रहा है, देखूं कौन 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 जीतता है। थोड़ी देर बाद जंगारू चौंक उठा, क्योंकि ज्वाला और सैंडो दोनों को पहचान चुका था। तभी वातावरण में उसका स्वर गूंज उठा। ठहरो, मैं कहता हूँ छोड़ो। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो तब छोड़ेगा जब तू जिंदा बचेगा। दोनों पर जुनून सवार था, ऐसे जंगारू कौन सुनता। जब जंगारू का सबर टूटा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर किस माई के लाल ने ज्वाला पुत्र पर हाथ उठाने की जरूरत की। किसने सैंडो पर वार करने की अपनी मौत बुला दी। परंतु दोनों ने सिर घुमाया। जंगारू, 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 तुम जिंदा हो। जंगारू, हाँ दोस्त, जंगारू मरने वाला कभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। जंगारू इसे कैसे जानता है। फिर मिलन हुआ सैंडो से। बहुत दिनों से मिले हो जंगारू, कहाँ थे इतने दिनों। तुम्हें तो पता है मैं अपने पैर से चलकर पैरों में चक्कर है, एक जगह टिकते ही नहीं। जंगारू इसे कैसे जानता है। मिलन तो हुआ, परंतु ज्वालामुखी और सैंडो के दिलों में जलती आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। तुम इस अमेरिकन को कैसे जानते हो जंगारू। जबान को लगाम दे कुत्ते, वरना। उफ, तुम लोग फिर लड़ने लगे, आखिर बात क्या है। मुझे जब मुझे मारने जब मुझे तुम्हारे मारे जाने की खबर मिली तो मैंने कसम अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। परंतु सैंडो अमेरिकन नहीं, भारतीय है, अपना ही भाई है। तुम्हारी तरह यह भी जुर्म के खिलाफ लड़ता है, और ये ज्वाला पुत्र है, यह भी वही काम करता है सैंडो जो तुम और मैं करते हैं। उनके बीच गिले शिकवे खत्म हुए, फिर सभी मिलकर एक हो गए। मुझे माफ कर दो ना दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा। शुक्र है तुम दोनों को अकल तो आई। गलती तो मैंने की थी, मुझे पहले पता देना चाहिए था कि तुम अपराधी नहीं अपराधी के काल हो। अगले क्षण उनका स्वर बदल गया। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तुम अमेरिकन नहीं हो, तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया, बस इसलिए भिड़ गए। कुछ ही क्षणों में ज्वाला पुत्र सैंडो गहरे दोस्त बन चुके थे। तो हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि ये महान हस्तियाँ यहाँ बोकासा में द्वीप पर क्या कर रही हैं। बोकासा द्वीप, मुझे नहीं मालूम था कि ये बोकासा द्वीप है। मैं तो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर बदला लेने अमेरिका जा रहा था, लेकिन रास्ते में किंतु मैं तो बोकासा द्वीप के लिए निकला था। फिर सैंडो ने रेगिस्तान में पुलिस ऑफिसर से मिलने से यहाँ तक की पूरी घटना सुनाई। ओह, यानी कि तुम आईजी साहब भी मेरे मरा हुआ समझ रहे हैं, और मेरी अनुपस्थिति में इस मिशन पर तुम्हें उन्होंने भेज दिया। शायद ऐसा ही है। चलो, अच्छा हुआ। अब तीनों मिलकर इस मिशन को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। किंतु यहाँ पिछले 4
5 घंटे के चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, परंतु एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी है, और ये चुप्पी शायद आने वाले का तूफान का संकेत है। खैर, शाम ढल रही है और तुम लोग लंबा सफ़र करके आ रहे हो। रात आराम करने पर सुबह काम करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। उधर जीको के अड्डे पर माहिम, हम 1 सप्ताह में बाद अपना मिशन शुरू करने करने की वजह से लेट तो नहीं हो जाएंगे? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? यही कि सारी पृथ्वी को पता लग चुका है कि हमारा अड्डा बोकासा द्वीप पर है। यदि एक साथ हमला कर दिया तो तुम्हारी दिमाग चल गया है लेंसर? तुम्हें पता है कि धरती पूरी सतह गोल है। एक बार सतह पर गोलीबारी करने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और हमारा ये अड्डा धरती की कितनी गहराई पर है कि पृथ्वीवासी वर्षों ढूंढते रहे तब भी पता नहीं लगा सकेंगे। परंतु मामीम, आप हमला करके इतनी देर क्यों लगा रहे हो? तुम सचमुच बिल्कुल बेवकूफ़ हो लेंसर। हमें पृथ्वी जीतने के लिए करीब 20,000 आदमी चाहिए, और अभी सिर्फ 2,000 आए हैं। बेशक हम 2,000 आदमी की मदद से पृथ्वी जीत सकते हैं, लेकिन यदि इससे आधे मर भी गए तो हमारे पास राज करने के लिए पर्याप्त आदमी नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा और इंतज़ार करो। सवेरा होते ही तीनों उठे। चलो जंगारू, अब हम लोग तलाश करना चाहिए कि शैडो तुम भी विजेता पर आ जाओ। जंगारू तो यूं ही हवा में उड़ सकता है, नहीं ज्वाला पुत्र। आकाश में उड़ना काफी खो चुका हूँ, ऊपर से कुछ नजर नहीं आता। तो फिर हम तीनों को धरती पर पैदल चलकर उन्हें तलाश करेंगे, कोशिश करेंगे। और फिर एक साथ तीन तूफान चल पड़े धरती के दुश्मनों की खोज में। परंतु सुबह से शाम हो गई, उन्हें दुश्मन का कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये अपराधी ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। नहीं सैंडो, वे यही हैं, इसलिए शायद ज़रूरत ज़्यादा चालाक हैं। तभी उन्हें चमकती रोशनी दिखाई दी। जंगारू, वो रोशनी कैसी दिख रही है? हाँ, अरे हाँ, आओ देखते हैं। तीनों रोशनियों की तरफ तेजी से आगे बढ़े। तभी, ओ ये क्या? मालूम नहीं, मैंने पहली बार देखा है। बिल्कुल अंतरिक्ष यान जैसा दिखते हैं। और कुछ ही क्षणों में तीनों हेलीकॉप्टर तेजी से आकाश में विलीन हो गए। धरती पर उत्पन्न खड्डा फिर से बंद होने लगा। ओ ये तो फिर से बंद हो रहा है। मैं इसमें जाता हूँ। देखते ही देखते सैंडो उसमें कूद गया। ठहरो सैंडो, मैं भी आता हूँ। अरे ठहरो ज्वाला पुत्र, रुक जाओ। एक एक करके सैंडो और ज्वालापुत्र गड्ढे में कूद चुके थे। जंगारू रुकता ही रह गया। अंत में जंगारू भी अंदर घुसने का निर्णय लिया, किंतु गड्ढे का मुंह पूरी तरह बंद हो चुका था। उप क्या बेवकूफ़ है! इन दोनों ने जल्दबाजी में अंदर घुस गए। पहले हमें यहाँ की स्थिति का पूरा जायजा लेना था। अब मुझे इन्हें दोबारा खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर सैंडो और ज्वालापुत्र जी को सेकंड के अड्डे में प्रवेश कर चुके थे। ये लोग कहाँ से आ गए? आज तो अपराधी आने की सूचना भी नहीं थी। कौन हो तुम? और बिना किसी अग्रिम सूचना के यहाँ कैसे घुसे? ये कौन है? जी को? ओह, सैंडो और ज्वाला पुत्र यहाँ। अब मेरा काम आसान हो जाएगा। अब इन लोगों का पृथ्वी जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। सैंडो अपने गुस्से पर काबू न रख सका। हम तेरी मौत हैं, और मौत को कहीं भी घुसने के लिए इजाज़त की जरूरत नहीं होती। और अगले ही क्षण सैंडो बिजली की फुर्ती से जी को ऊपर छलांग लगाई। नहीं कमांडर, इसे माहिम की जान को भी खतरा हो सकता है। शूट कर दो। और तभी गार्ड्स एक साथ सैंडो पर झपटे। पकड़ लो इसे। ज्वाला पितर को असली जी को समझकर जड़वत सा खड़ा, अचानक जैसे नींद से जागा। छोड़ दे सैंडो को। अचानक वहां रेत का तूफान, सबकी आंखों में धूल भर गई और सबको दिखाई देना बंद हो गया। सैंडो रेत से उलझने लगा। सैंडो का हाथ लगाते ही मुर्दे
की कवर खुदेगी। जल्दी से थर्मल कंट्रोल यूनिट चालू करो। और किसी ने एक बटन दबाया। क्षण भर में वहां अजीब गंध फैल गई। देखते ही देखते तूफान थम गया और सैंडो कुछ परेशान सा था। ऊपर मुझे क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे भींच कर मेरा शरीर निचोड़ा जा रहा है। तभी उसके कानों में स्वर पड़ा और वो स्वर था जीको का स्वर। अंतरिक्ष यंत्रों का पूरा ज्ञान था। अपने शरीर को निकलने वाले तूफान को रोको, क्योंकि थर्मल कंट्रोल यूनिट चालू है जो तूफान को दबा देती है। अगर ऐसे ही तूफान न रोका गया तो कुछ ही क्षण में तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। हमला करने का समय समय नहीं अभी नहीं आया। कुछ ही क्षणों में सैंडो ने पूरी तरह सामान्य हो गया। वह अभी इस सवर के बारे में सोच ही रहा था कि उसके कानों में पड़ा। तभी गुस्से में बेकाबू होकर ज्वालापुत्र ने जीको पर तलवार से हमला करना चाहा। ठहर जा ज्वालापुत्र, अब तुझे मत भूल कि हम इनकी कैद में हैं। ओह तो आ गई अकल पहलवान को। ले जाओ इन दोनों को डेथ मछली कैबिन में बंद कर दो। अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करे तो गोली से भून दो ना। डेथ कैबिन। अगर मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये गुस्से में कुछ भी कर बैठे तो बेहतर अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आखिर ये कौन है? आखिर ये लोग कौन हैं? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई आदमी जिंदा कैसे बच सकता है? यदि आप कहें तो कुछ बताओ इन दोनों के बारे में। तुम पृथ्वी तुम तो पृथ्वीवासी हो। तुम यहाँ कैसे? तुमको तो पृथ्वीवासियों के साथ होना चाहिए था। शायद आप मालूम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किंतु मैं पृथ्वीवासियों के मुकाबले में मैं आपसे ज़्यादा काम को सिद्ध कर सकता हूँ। आपके लिए ज़्यादा काम का आदमी सिद्ध हो सकता हूँ। वो कैसे? मैं कई बार अंतरिक्ष की सैर कर चुका हूँ और और रहता पृथ्वी पर हूँ। यानी कि पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों का ज्ञान है। किंतु बस इससे तुम हमारे लिए ज़्यादा काम के आदमी तो सिद्ध नहीं होते। तो क्यों नहीं, मैं आपको आपको पृथ्वी के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा कि आप लोग पृथ्वी पर अपना राज स्थापित करने का कोई कठिनाई नहीं होगी। अपनी डिंगे मारना छोड़ो, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। यही कि जिन दो आदमियों को आपने पकड़ा है वे अकेले ही करोड़ों आदमियों का मुकाबला कर सकते हैं। यानी यानी उनमें से एक सैंडो है जो क्षण भर में रेत का तूफान ला सकता है। एक बार में लाखों लोगों को शिकार हो सकते हैं। वो तो जो तूफान आया था वह उसी की वजह से आया था। जी हाँ, वो तूफान सैंडो का पैदा किया हुआ था। वो है ज्वालापुत्र जिसके शरीर में आग के शोले निकलते हैं। वो फौलाद तक को पिघलाने सकता है। उसके पास उड़ने वाला घोड़ा है। वह चाहे तो क्षण भर में तुम्हारी इस नगरी को फूंक सकता है। सेनापति कंपोज और कमांडर लेंसर बड़ी दिलचस्पी से जीको की बातें सुन रहे थे। तो फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग कहें तो मैं उनसे सब जानकारी हासिल कर सकता हूँ। अजीब बात है, ज्वालापुत्र को स्वयं मालूम नहीं था कि जिस्म में कौन सी असीम शक्तियाँ हैं। उधर डेथ कैबिन में सैंडो, तुमने मुझे जीको को मारने से रोक क्यों लिया? क्योंकि यह तुम्हारे और मेरे अलावा कई और पृथ्वीवासी है। कोई और भी पृथ्वी का रक्षक मौजूद है। उसी ने मुझे तूफान रोकने के लिए कहा था, वरना थंडर कंट्रोल यूनिट शायद मेरा दम घोट चुका होता। और जंगारू बेबसी से उस अड्डे पर दोबारा खुलने का इंतजार कर रहा था। ना जाने कब ये दोबारा खुलेगा। करीब 3 घंटे बाद वह गड्ढा फिर खुला और फिर जंगारू अंदर जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक एक हेलीकॉप्टर उसके करीब गुजरे। ओह, ये क्या, मेरा हेलीकॉप्टर नीचे की बजाय ऊपर क्यों उड़ रहा है? एकाक पकड़ इसका उद्देश्य पता लगाने की कोशिश करता हूँ। एक 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 कर कई हेलीकॉप्टर ने गड्ढे में घुसती चली गई। तभी जंगारू एक
ने उड़ान भरी और एक को पकड़कर इसका उद्देश्य पता कर लगाने की कोशिश करता हूँ। वो यह क्या हो गया, हेलीकॉप्टर नियंत्रण से बाहर क्यों हो रहा है? और 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 फिर अब मुझे तुझे मेरा एक काम करना है। ओह, ये क्या मुसीबत है? कौन हो तुम? मुझ पर हमला करने का मतलब क्या है? सवाल तुम नहीं, मैं करूँगा। कौन हो तुम और किसके लिए काम करते हो? परंतु जवाब उसने जंगारू पर फायर झोंक मारा। तुम्हारी सारी बातों का जवाब सिर्फ एक है, प्रतिवासी मौत। ये तो लेजर किरणों से फायर कर रहा है। मुझे दिव्य रोशनी से सुरक्षा कवच ओढ़ लेना चाहिए, वरना ये किरणें मेरे परख से उड़ा देंगी। कहाँ छुप गए प्रतिवासी? हिम्मत है तो सामने आ, मुकाबला कर। अगले ही क्षण जंगारू दिव्य रोशनी की सुरक्षा कवच के घेरे में फिर बाहर आया। तो लो आ गया, करो क्या करोगे? उपी, यह चमकीली रोशनी कैसी है? इस पर लेजर किरणें का कोई असर नहीं हो रहा। अचानक हम मिली। बस अब बहुत हो गया, बारी बारी मेरी सीधी तरह से सवालों का जवाब दो, वरना हम मिल्की वासी हैं। हम अपनी जान दे सकते हैं पर जबान नहीं खोलते। चलो, एक सवाल का जवाब तुमने खुद ही दिया। तुम मिल्की वासी हो। ये मिल्की वासी कौन है और तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ये मैं तुमसे अभी पूछूं लूँगा। अब बताओ, तुम कुछ वकोगे या नहीं? ये इन्हें इन्हें दूर रखो। तब जिंगार को महसूस हुआ कि उसके खंजरों से मिल्की वापसी मारा जाएगा, इसलिए उसने नया पैतरा खेला। ये खतरनाक हथियार है, इसकी चोट तुम्हें मरने नहीं देगी, परंतु जहाँ भी इसका जख्म बनेगा उसमें हर वक्त सुइयाँ चुभती महसूस होंगी। तुम तड़पते रहोगे जिंदगी भर। ओह, इससे पहले वो अजीब सी रोशनी जिस पर लेजर किरणें का असर नहीं नहीं और ये खतरनाक हथियार, नहीं नहीं, मुझे मरना मंजूर है परंतु जिंदा लाश बनकर जीना नहीं। ठहरो, मैं सब बताता हूँ, पहले इन्हें दूर करो। ठीक है। मिल्की वासी बोलना शुरू किया और साथ में धीरे धीरे पीछे खिसकता लग गया। हम मिल्की ग्रह के वासी हैं, हमें थार ग्रह पर हमला करके उसे जीत लिया और फिर जीको को पकड़ लिया। और फिर खिसकते खिसकते उन्होंने लेजर गन की एक पहुंचा और झटपट लेजर गन उठाई और ठहरो। और अड्डे पर कमांडर, गजब हो गया, एक हेलीकॉप्टर कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी ही छेदी को खोलो, शायद वह बाहर ही रह गया हो। अड्डे का मुंह दोबारा खोला गया और जंगारू को भी उसमें घुसने का मौका मिल गया। इसे में घुसना ही पड़ेगा। कमांडर, वो देखो, ये तो प्रतिवासी है जो बिना किसी यंत्र की सहायता से उड़ रहा है यही रोबोट तो नहीं? उप, ये मैं भूल गया था कि मुझे यहाँ से दिव्य रोशनी की सुरक्षा कवच बिना नहीं घुसना चाहिए। फायर! और अगले ही पल जंगारों के चारों ओर दिव्य रोशनी सुरक्षा कवच नजर आने लगा। ओ, इस पर लेजर किरणों का भी कोई असर नहीं हो रहा, शायद यह फार्स फील्ड में घिरा हुआ है। तभी जीको वहां पहुंचा। अरे जिंगारू, यहाँ तो यह जंग जीतने कोई मुश्किल नहीं होगी। गार्ड्स, जल्दी से एंटी फार्स फील्ड गन निकालो और उसे उड़ा दो। जी को समझ चुका था कि एंटी फार्स फील्ड गन की किरणें क्षण भर में जिंगारू के प्रकट से उड़ा देंगी। ठहरो ठहरो, ये क्या बेहूदगी है प्रतिवासियों? पृथ्वी, तुमने हमारा साथ देने का वादा किया था, फिर यह हरकत का मतलब साफ है कि तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। ये जिंगारू है, अगर तुमने इसे जिंदा पकड़कर अपने काम के लिए तैयार कर लिया तो यह अकेला पृथ्वी पर भारी पड़ेगा, कोई फायर नहीं करेगा। इसे जिंदा पकड़ना है। परंतु तब तक जिंगारू तूफान बन चुका था। जिंगारू अपने हाथ के तेजधार चाकू में मिल्की वासियों को ऐसा काटने लगा जैसे कोई चाकू केला काटता है। वो यह इस तरह तो हमारे सारे आदमी को मारे जाएंगे। इसे जिंदा पकड़ना असंभव, इसे खत्म करना होगा। नहीं कमांडर, मैं कोशिश करता हूँ। तभी वातावरण ने जी को की आवाज गूंजी। ठहर जाओ जिंगारू, तुम्हारे दोनों साथी सैंडो और ज्वाला पुत्र हमारे कब्जे में। अगर तुमने तुरंत नहीं रोक तुमने नहीं रुके तो तुरंत साथियों को खत्म कर दिया जाएंगे। ज्वाला पुत्र और सैंडो क्या दोनों पकड़े गए?
फिर चिंगारू को रुकना पड़ा, तभी जी को सेकंड पहुंचा। ये क्या हो रहा है कमांडर, हमारे इतने आदमी कैसे मारे गए? ये सब इसने किया है माहिम। ओ ये तो जी को है, लेकिन ये लोग इसे माहिम क्यों पुकार रहे हैं? इस इसने इसमें एक पृथ्वीवासी हमारे इतने योद्धाओं को अकेले मार सकता है? पृथ्वीवासी तो क्या जी को मुझे पहचान नहीं नहीं लगता है, कोई गड़बड़ है। ये इन दोनों के साथी माहिम हमें इसे पकड़ना है। और फिर ये उन दोनों का साथी है माहिम, इन्हें अभी हमने इसे पकड़ा है। और फिर जंगारू को सैंडो को ज्वालापुत्र के साथ बंद कर दिया। आओ जंगारू, अब हमारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी वजह से आज जी को बच गया, वरना मैं पृथ्वी का दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। हमारी वजह से मैं कुछ समझा नहीं जंगारू। तुम तुमने मुझे रोकने के लिए तुम दोनों की जान से मार देने की धमकी दी थी। अपना चश्मा अपना चश्मा और जैकेट उतार दो, ताकि वो लोग मुझे पहचान सकें। और तभी कैबिन का दरवाजा खुला और जी को सामने खड़ा था। मैं तुम्हारा जी को तुम्हारा यार। पीठ में छुरा घोंप कर दोस्ती का दम भरता है गद्दार। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार तू है। मेरी बात सुनो जिंगारू, अगर मैं ना आता तो तुम इन तीनों तीनों उस समय लाश के रूप में होते, और इसका अगले ही क्षण गजब हो गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा जी को। ओ छोड़ो जंगारू, तुमने गलतफहमी है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मार दो, यार के हाथों मरकर जन्नत नसीब होगी। परंतु एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ नहीं सुनना। सैंडो और ज्वालामुखी ने तुरंत मूर्ति बने खड़े अचानक हरकत में आए। छोड़ दो जंगारू, रुक जाओ, एक बार इस गद्दार की बात सुन लो। ज्वालापुत्र शायद ठीक कह रहा है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। फिर जी को ने कहना शुरू किया, असली जी को मैं हूँ। तुम जिस जी को से मिलकर आ रहे हो वह मेरी कार्बन कॉपी है, जो थाई ग्रह पर थी। उसके साथ मिल्की ग्रह के वासी हैं। जो उन लोगों के साथ किस तरह आया मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। जी को लगातार बोलता जा रहा था, मैं सैंडो और ज्वालापुत्र यहाँ घुसे तो मैं सैंडो को आगाह कर तूफान रखवाया, यानी थंडर कंट्रोल यूनिट इसके परकचे उड़ा देती। ओह, तो तुम थे। और तुम क्या समझते हो, तुम्हारी यह दिव्य रोशनी के कवच ने तुम्हें बचा लिया? नहीं जिंगारू, इस मिल्कियों के पास एंटी फार्स फील्ड गन है, जो तुम्हारे इस कवच को भेद कर तुम्हारे शरीर में आग भर देती। मगर उन्हें न रोकता तो तुम्हें अब तक राम नाम सत्य हो जाता। ओह, और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं जा रहा हूँ मिल्कियों को अपनी असलियत बताने। मुझे यकीन है कि मेरी असलियत जाहिर होते ही वो मेरे मार डालेंगे। नहीं, अगर तुम्हारे हाथों मरकर तुम्हारे सिर पर एक दोस्त का खून नहीं मरना चाहता, रुक जाओ मेरे यार, माफ कर दो अपने दोस्त को, ठहरो जी को। और फिर इस तरह मिले, वर्षों बाद मिले हूँ जिंगारू जी को मेरे यार। और कुछ देर बाद मिलकर आगे की योजना बनाने लगे। इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं सैंडो, जितना तुम समझ रहे हो। हम ताकत के साथ अकल से भी लड़ना पड़ेगा। तुम लोग के पास आधुनिक हथियार हैं, पोलाद को भी क्षण में रुई की तरह फूंक देने की ताकत रखते हैं। वो तो मुझे भी मालूम है जी को, लेकिन अगर हम इनके हाथ में हाथ रखे बैठे रहे तो ये लोग सचमुच राज कायम कर लेंगे। मैंने कब कहा कि तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे? इस जंग में लड़ने के लिए हमें पूरी योजना बनानी होगी, क्योंकि तुम चार एक तरफ हम चार हैं, तो वे 2,500 और विध्वंस हथियारों के साथ। इस इससे क्या हम किसी से डरते हैं? डरना तो मैं भी नहीं डरता तो मैं भी नहीं ज्वाला पुत्र, मगर मानता हूँ मरना तो आत्महत्या
के समान होगा। इनके पास बहस के लिए समय नहीं। जीको, तुम यहाँ सबसे पहले से हो, तुम यहाँ का पता है, यहाँ के बारे में बता सकते हो। हाँ, मैं 15 दिनों से मैं यहाँ की सारी संपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर ली। ये अड्डा 4 अंतरिक्ष यानों से मिलकर बना है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नकली जीको कमांडर लेंसर और सेनापति कंपोज के अलावा 300 मिल्की गार्ड्स, जिनकी में से लगभग 12 जिंगारू के हाथों मारे जा चुके हैं। अब इनके अलावा लगभग 2000 अमेरिकी अपराधी हैं। बस इनको मैं अकेला ही चुटकी बजाते ही मसल सकता हूँ। बीच में मत बोलो ज्वालापुत्र, मेरी एक एक बात सुन, ध्यान से सुनो। हम सब से पहले जंगारू और सैंडो की शक्तियों आज़ाद करानी होंगी, क्योंकि इनकी शक्तियाँ हमारे बहुत काम आएंगी। हमारी शक्तियों तो हमारे पास है। नहीं सैंडो, जब तक थंडर यूनिट में एंटी फार्स फील्ड गन्स हैं, तुम दोनों की शक्तियाँ बेकार है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आई सैंडो। हम किसी पर एंटी फार्स फील्ड गन और थंडर कंट्रोल यूनिट पर कब्जा करना होगा। हाँ, और एक बात, यहाँ का मुख्य जंग इन्हीं हथियारों से होगी। इसके लिए हमें हथियार चलाने सीखने होंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा और तीसरे दिन होगी जंग। मुझे सबसे पहले इन लोगों के लिए कुछ हथियार का बंदोबस्त करना होगा। तभी उसकी नज़र सामने आते कमांडर लेंसर पर पड़ी। हेलो कमांडर। हेलो मिस्टर, मुझे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम जीको है। जीको? जल्दी जीको के मुंह से अपना सही नाम निकला था, किंतु किसी तरह बात संभाली। क्यों मेरा नाम जीको नहीं हो सकता? नहीं, मेरा मतलब यही नाम हमारे माहिम का भी है। अच्छा, तुम अपना नाम बदल लो तो फिर आप मेरा ही कोई नाम बताइए। रोजर? हाँ, ये नाम ठीक रहेगा। कमांडर जीको को लेकर जी कमांडर जीको को लेकर जीको 2 के पास गया। वहाँ उसका परिचय रोजर नाम से करवाया। तो मिस्टर रोजर, उन तीनों खतरनाक प्रतिवासियों का क्या करना है? मैं अभी उनके मिलकर आ रहा हूँ माहिम। वो तुम्हारा साथ देने को तैयार है, किंतु किंतु क्या रोजर? वे तीनों मानवता के परम भक्त हैं। उनको तोड़ने के लिए मुझे अपने आप से इनाम कुछ बढ़वाना होगा। रोजर जी को अपना पासा कुछ इस तरह फेंका कि किसी को शक न हो। तुम्हारा मतलब 500 किलोमीटर हिस्से से है? हाँ माहिम, 2-3 हजार वर्ग किलोमीटर का राज मांग रहा है। जी को सेकंड कुछ सोच रहा था और कमांडर लेंसर बीच में बोला, यदि हमने इसकी शर्त मान ली तो पृथ्वीवासी भी ऐसा ही मांग करेंगे। ये बात हम कैसे मान लें? ऐसा नहीं होगा कमांडर, क्योंकि वे तीनों बहुत खतरनाक है पृथ्वीवासी हैं। उनके सामने आंख उठाना की हिम्मत नहीं करेगा। वे बहुत आसान से उन तीनों में से आप की नज़र में सबसे कमज़ोर हैं। बहुत आसान। उन तीनों में से आप की नज़र में सबसे कमज़ोर कौन है? मेरे ख्याल से वह आदमी जो तलवार चला सकता है। आपका मतलब ज्वालापुत्र से है? माइम, आप गलती पर हैं। वे तीनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। फिर भी आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। रोजर के कहने पर ज्वालापुत्र गार्ड्स कक्ष में ले गया। उसे 2000 अपराधियों के मौजूद थे। जी को कमांडर ने रोजर को टीवी पर स्क्रीन दिखाया। आखिर तुम करना क्या चाहते हो रोजर? आपको देखते रहिए माहिम। वो ज्वालापुत्र अपराधियों के कक्ष में पहुंचा। वहां खलबली मचा दी। ज्वालापुत्र यहाँ? ये तो हम लोगों के मंसूबे भी कामयाब नहीं होने देगा। अगले क्षण ज्वालापुत्र की आवाज गूंज उठी, अपराध जगत के वासिंदों, पृथ्वी पर जीतने के लिए माहिम ने मुझे तुम्हारा नेता घोषित किया है। अब इसके बदले में तुम्हें 4 गुना अधिक बड़ा साम्राज्य देगा। मुझे तुमने किसी आपत्ति है? नहीं। और सारा दृश्य टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। कमाल है, ये तो सचमुच। मैंने तो पहले ही कहा था माहिम,
कि इन लोगों के सामने कोई पृथ्वीवासी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। रोजर जिको की शर्त मंजूर हो गई। वह सीधा सैंडो के और जिंगारू ज्वाला के पास पहुंचा। वो लोग जाल में फंस चुके हैं, अब सब कुछ पता लगा लिया है। यहाँ के चारों यानों में एक एक भंडार थर्मल कंट्रोल यूनिट है। कुल मिलाकर 14 एंटी फार्स फील्ड गन्स हैं, जो हमेशा 14 गार्ड्स रहते हैं। ये काम ज्वालापुत्र करेगा, परंतु इन गार्ड्स को गन हमें प्राप्त कैसे करेंगे? और फिर रोजर जी को अपनी पूरी योजना उनको अच्छी तरह समझा दी। और फिर इस तरह मुख्य काम जंगारू और सैंडो करेंगे, और फिर ज्वालापुत्र तुमको बैकअप करने यानी तुम्हारी सहायता। तो क्या मैं अपना काम शुरू कर दूं? अभी नहीं, पहले जाकर थर्मल कंट्रोल यूनिट में खराबी करना शुरू करता हूं। इस काम में मुझे करीब 2 घंटे लगेंगे, फिर भी करीब 3 घंटे बाद तुम और सैंडो बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हें 14 गार्ड्स को ख़त्म करके लगभग 1 घंटा लगेगा। उसके बाद बाहर निकल जाऊंगा जिंगारू। ओके, वी आर रेडी। और उधर सभी गार्ड्स को आदेश दिया जा चुका था कि कोई रोजर को ना रोके। वह अड्डे में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र था। सुनो, यहाँ थर्मल कंट्रोल यूनिट नंबर 2। क्या देख सकता हूँ? जी हाँ, जरूर देख सकते हो। और जो ही जीको अंदर पहुंचा, जीको ने शिकंजा उसके गले में कस गया। नंबर 1 आ। कुछ क्षणों में गार्ड की लाश वहां पड़ी थी और जीको तेजी से अपना काम में मशगूल था। इसके सारे कंट्रोल तोड़ देता हूँ। एक के बाद एक यूनिट खराबी करने के बाद को सिर्फ आधा घंटा लगा। वाह, हम इस तरह तो 1 घंटा का काम पूरा हो जाएगा। मिस्टर रोजर, आपको माहिम बुलाया है, क्या कोई खास काम है? ये तो वही चलकर पता चलेगा। और जी को सेकंड कमांडर सेनापति जी को योजना के बारे में बता रहे थे। कोई 2.5 घंटा भी चुका था। ओह, आधे घंटे के बाद सैंडो और ज्वाला पुत्र निकल पड़े हैं। अभी थर्मल कंट्रोल यूनिट खराब करनी बाकी है, और इसी तरह कामयाब हमारा कदम चूमेगी। क्या बात है रोजर, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? नहीं नहीं, हाँ, वो जरा टॉयलेट। ओह, तुम पृथ्वीवासी एक साथ, बस यही समस्या। ठीक है, जाओ। रोजर तेजी से बाहर निकला। और उसके जाने के बाद, कमांडर, तुम्हारा ख्याल है कि क्या रोजर हमारे लिए विश्वसनीय है? ये बात तो हमें पहले ही सोचनी चाहिए थी माहिम। अब तो उसे हमारी योजना के बारे में सब कुछ बता दिया है। हमें उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्यों कंपोज? बेशक रोजर और जैको को अपनी योजना से सब कुछ लेना देना नहीं था, तो अपनी योजना पर तेजी से काम करने लगे थे सेनापति। परंतु सेनापति लेसर की बात उस सचमुच चौंका दिया। सभी एक साथ टीवी स्क्रीन पर लपके। माहिम, हमारा अड्डा छान मारा, रोजर का कोई पता नहीं। दूसरे यानों में देखो, कहीं वह वहाँ ना हो। कुछ भी कहो, मुझे इस पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारी योजना का पता लगते ही यहाँ से खिसक गया। उसे रोजर के तीसरे कंट्रोल यूनिट को खराब करने में लगा था। ओह, 3 घंटे बीत चुके हैं और एक और यूनिट बची है। कमांडर, वो रहा रोजर। थर्मल कंट्रोल यूनिट में शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है। रोजर कैमरे की नज़र में आ चुका था। ये क्या कर रहा है रोजर? ओह, इन लोगों ने मुझे देख लिया। मुझे जल्दी ही चौथे यूनिट पे पहुंचना चाहिए। उधर 3 घंटे पूरे होते ही सैंडो और ज्वालामुखी निकल पड़े। आओ सैंडो जी को अपना अपना काम अब पूरा कर चुका होगा। तभी पूरे अड्डे पर खतरे का सायरन बज उठा। गार्ड इधर उधर भागने लगे। अटेंशन अटेंशन, रोजर जहां कहीं भी मिले उसे तुरंत ही माहिम के सामने पेश किया जाए। और अनाउंसमेंट रोजर जी को ने भी सुनी। अब मुझे अपना रूप बदल न लेना चाहिए, क्योंकि ये रोजर के रूप में अधिक खतरा है। और जंगारों ने
भी आर्मिनेशन बन चुका था, इसलिए वो भी तैयार हो गया एक भयानक जंग के लिए। अड्डे के सभी कक्षों पर गार्ड कड़ा पहरा था। ओह, यहाँ तो काफी गार्ड से इन्हें बचकर निकलना मुश्किल होगा। उधर ज्वालापुत्र शैंडो अपना काम आरंभ कर दिया था। ज्वालापुत्र, एक जगह मत रुको, लगातार चलते जाओ वरना लेजर गन हमारे तीतरे उड़ा देगी। तभी सैंडो, हम इतने लोगों का मुकाबला यूं ही नहीं कर पाएंगे, इनके पास लेजर गन है। तुम रेत का तूफान चलाओ, थर्मल कंट्रोल यूनिट खराब हो चुका है। अरे ये लोग, पकड़ो इन्हें। और फिर अगले ही क्षण वहां भयानक तूफान आ गया। चारों ओर रेत ही रेत थी। रेत का तूफान सैंडो के शरीर से निकल रही थी। अरे यह तूफान, मेरी आंखें रेत भर गया। जी को माइक पर चीखा, थर्मल कंट्रोल यूनिट चालू करो, हम पहले ही कोशिश कर रहे हैं माहिम, परंतु खराब पड़ी है। अगर थर्मल कंट्रोल यूनिट चालू चल नहीं रही तो हेलीकॉप्टर से हमला करो, उस पर तूफान का असर नहीं होगा। ठीक है माहिम। तभी माहिम कंट्रोल थर्मल यूनिट 4 चालू हो गया है, शुक्र है। और ज्वालामुखी का दम घुट रहा था। ऊपर यह पूरे अड्डे में अपनी न्यूट्रॉन गन, इसे कुछ क्षणों के लिए खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरी साथियों की जान खतरे में पड़ सकती है। और जी को चौथी कंट्रोल यूनिट में खराब करने पहुंचा। ए तुम, जी को, दफा हो जाओ यहाँ से। देखो भाई, मुझे यूनिट खराब करनी है। और इससे पहले गार्ड कुछ समझ पाता ही, और इससे के लिए तुम्हें मरना जरूरी है। ए वो देखो, वो ये तो खत्म कर दो इसे, तुम बच नहीं सकते। पृथ्वीवासी हैंड्स अप। उप, ये दोनों तो बहुत दूर हैं, इन्हें काबू पाना मुश्किल होगा। तभी गैलरी की दूसरी ओर से गार्ड आते दिखाई दिए। अब तो सचमुच बचना मुश्किल है, लगता है जिंदगी का अंत निकट है। परंतु तभी जियो जंगारू, ये दोनों मेरे हिस्से के में। जंगारू बाहर क्यों रुक गई? क्योंकि सैंडो और ज्वालापुत्र बाहर आ चुके हैं और तुम्हारी गिरफ्तारी का अनाउंसमेंट हो चुकी है। ओह, ये गजब हो गया। ये थर्मल क्वांट यूनिट अभी काम कर रही है। ओह माय गॉड, जल्दी से नष्ट करो। सैंडो और ज्वालापुत्र को ढूंढता हूँ। और जो ही जी को थर्मल कंट्रोल यूनिट में घुसा। ए कौन हो तुम, यहाँ अंदर कैसे आए? मैं तुम्हारा बाप जी को पुत्र, और अंदर दरवाजे से घुसा हूँ। गार्ड बड़ी फुर्ती से घुमार, जी को ने ज्यादा फुर्तीला निकला। मेरे रास्ते से हट जा, मुझे बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी है, आग। और फिर गुस्से में जी को थर्मल कंट्रोल यूनिट को बुरी तरह तहस नहस कर देता है। उधर चौथी कंट्रोल टावर यूनिट खराब होते ही सैंडो अपना तूफान रोका, परंतु तब तक कंट्रोल यूनिट अपना काफी असर कर चुकी थी। सैंडो अपना आपको बेहोश होने से नहीं बचा सका। सैंडो, ज्वाला पुत्र के बेहोश सैंडो को अपनी बाहों में उठाया और पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर के विपरीत दिशा में भागा। लगता है जी को थंडर कंट्रोल यूनिट खराब करने में सफल हो पाया। हेलीकॉप्टर प्रतिध्वनि नदी काटे जा रहे थे, उड़ा दो दोनों को ऊपर। ज्वालापुत्र, अपना अंत निकट आ रहा है। वाह रे जंगारू, अगर एक क्षण की देर हो जाती तो ज्वालापुत्र और सैंडो का क्या हाल होता भगवान ही जानता है। थोड़ी देर में जंगारू और सैंडो की बेहोशी थोड़ी थोड़ा धीरे। जंगारू, सैंडो बेहोश है, कहीं भारी है, कहीं छूट ना जाए। सैंडो को कस कर पकड़ लो ज्वालापुत्र। ओह, ये तो फिर बच गए, पीछा करो, बचने नहीं चाहिए। जब तक हेलीकॉप्टर मुड़कर वापस आती, जंगारू ज्वालापुत्र और सैंडो को लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका था। शुक्र है जंगारू, तुम एकदम सही वक्त पर आ गई, वरना ये बातें को का समय नहीं है। ज्वालापुत्र, तुम सैंडो को होश में लाने की कोशिश करो, मैं उन यानों को रोकता हूँ। जो ही जंगारू कक्ष से बाहर निकला, उन्हें सामने आती हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। ओह, ये तो आत्महत्या करने चाहता है। उपी, ये हमारी हेलीकॉप्टर के पीछे की तरफ भागने लगा। और उस समय जंगारू के सिर पर सवार था भूत।
एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर को नष्ट होती जा रही थी। उधर जी को सेकंड कमांडर लेजर अपने सेनापति कंपोज बुरी तरह परेशान थे। रोजर ठीक ही कह रहा है, ये लोग सचमुच कोई करोड़ के बराबर हैं। सेटअप कमांडर, तुम ये पृथ्वी जीतने आए हो, इन लोगों के गुणगान करने। जल्दी ना, इन्हें जल्दी ना रोको गया तो ये हमारे अड्डे को पूरी तरह तबाह कर देंगे। और फिर कुछ देर बाद गार्ड वहां पहुंचे और उन्होंने जंगारों और लेजर किरणें की फायर शुरू कर दी। ओह, पर लेजर किरणें का असर नहीं हो रहा। जो ही जंगारू उन पर के समीप पहुंचा, तभी वातावरण में चीखों की आवाज गूंज उठी। इन पर एंटी फार्स फील्ड गन्स का किरणें डालो। सिर्फ एक बचे हुए गार्ड ने जिंगारू पर एंटी फार्स फील्ड की गन की किरणें फेंकनी शुरू कर दी। आशा के विपरीत किरणें जिंगारू को खत्म नहीं कर पाई, परंतु किरणें से टकराते ही जिंगारू को लगा जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ उसके सिर पर चुभो दी हो। ओह, इसकी फार्स फील्ड फार्स फील्ड नहीं, कुछ और है, इसकी चिथड़े उड़ जाए। तभी वहां जीको पहुंचा। जीको के जिंदा रहते जिंगारू को मारना असंभव है पिल्ले। जिंगारू पर अपना हल्का सा नशा छाने लगा। जिंगारू जिंगारू होश में आओ जिंगारू, जंग अभी अधूरी है। उधर सैंडो धीरे धीरे होश में आने लगा। सैंडो उठो सैंडो, जल्दी, आज धरती माँ तुम्हारी जरूरत है। उधर मिल्की वासी परेशान थे। हमें आधे से ज्यादा गार्ड्स मारे जा चुके हैं कमांडर। मेरा ख्याल है कि हम 2000 अपराधियों को इन लोगों के भिड़ा दिया जाए, कैसा रहेगा? यह ठीक रहेगा। महाहिम पृथ्वीवासी आपस में लड़ेंगे और तमाशा देखेंगे। दोस्तों, अड्डे पर कुछ गद्दार घुसाए हैं जिनके नाम जंगारू, सैंडो, ज्वाला पुत्र है। आप लोग उन्हें खत्म करने की हमें हमारी मदद करें, हमारा काम आसान हो जाएगा। वैसे जंगारू और सैंडो इस वक्त बेहोश है, हम तैयार हैं। बेहोशी में मारना उनको आसान होगा। और जी को जंगारू को होश में लाने का प्रयत्न कर रहा था, तभी ओह नो, इतने आदमी, मारो मारो, खत्म कर दो इनको। जंगारू बेहोश पड़ा था। सैंडो और ज्वाला पुत्र कुछ पता नहीं था। इतने सामने से आती भीड़ जी को अपनी और जंगारू की मौत दिखाई दे रही थी। तभी अचानक तूफान आ गया तो सही सही वक्त पर पहुंच गए महाबली सैंडो। ये रेत, ओ मेरी आंखें। जंगारू की बेहोशी ज्यादा देर न रही, उसे भी जल्दी ही होश आ गया। और फिर चारों जांबाज जंगारू, आग का शोला ज्वाला पुत्र, जी को दी ग्रेट और रेत का तूफान सैंडो। रेत का तूफान रोको सैंडो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जंगारू के कहने पर सैंडो ने रेत का तूफान रोक दिया और वह सबके हाथ मिलकर बाहुबली कौशल दिखाने लगा। और फिर वातावरण में ज्वाला पुत्र की आवाज गूंज उठी। अपराध जगत के बासिंदों, हम 4, तुम 2000 के लिए काफी हैं। हम यहाँ दूसरे ग्रहवासियों के लिए पृथ्वी की रक्षा करने आए हैं। अगर तुम्हारे हाथों मरना चाहते हो तो खत्म कर दो ये अड्डे को। याद रखो, तुम भी पृथ्वीवासी हो। अगर पृथ्वी के दुश्मन तुम्हारा दुश्मन है, या हमारे साथ मिलकर पृथ्वी की रक्षा करो, हमारे हाथों मौत स्वीकार करो। मालूम नहीं कि धमकी का असर था या अपराधियों के दिलों में पृथ्वी के प्रति सोया प्यार जाग उठा। सभी अड्डे में फैल गए और तोड़ फोड़ मचाने लगे। जो बचे गार्ड्स उनके हाथों ना बच सके। मारो, खत्म कर दो दुश्मनों को, पृथ्वी के दुश्मनों को। और हम तैयार हैं, जल्दी चलो। एक कक्ष में कमांडर, यान तैयार करो, हमें भागना पड़ेगा। जी माहिम। और फुर्ती से यान में सवार हो गए, परंतु बाज की नजर उन पर पड़ गई और पीछे रॉकेट की गति से उड़ चला। इनकी तो निकला। तभी रेत के गुबार कंट्रोल में सवार सैंडो भी वहां पहुंचा। मिल गया सैंडो, अब इस दुनिया से बाहर निकल जाएंगे डियर। अब वे इस दुनिया से बाहर निकल जाएंगे डियर। जंगारू चौका, ये क्या है सैंडो, देखते जाओ डियर। और सैंडो तुरंत यान पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। और न्यूट्रॉन तेजी
से यान की दिशा में लपकी और प्लस झपकते ही जी को सेकंड का अंतरिक्ष यान एक जबरदस्त विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। बड़ाम ज्वालापुत्र ने विजेता को पुकार कर अपने का पास बुला लिया और जी को अपने साथ लिया और उस पर बैठा कर वे सैंडो और जिंगारू के पास पहुंचे थे। इस प्रकार धरती पर होने वाली त्रासदी इन चारों जाबाज ने मिलकर रोन डाला। समाप्त दोस्तों।